राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रदेश के महामंत्री हैं श्रवण पगड़ी जी। मैं निर्मला सीतारमण जी से निवेदन करता हूँ कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। चुनाव कैंपेन के द्वारा इस दौरान राजस्थान में प्रबुद्ध जन से मिलने के लिए आज 2 कार्यक्रम था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके मेंबर्स के साथ और दूसरा MSME से जुड़े हुए और ट्रेड एंड कॉमर्स में जुड़े हुए वरिष्ठ लोगों के साथ अभी प्रेस वार्ता भी हो रही है। मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहती हूँ हमारे संकल्प पत्र जो रिलीज हुआ है, इसमें से एक आध आइटम, बहुत सारा मैं बोल सकती हूँ मगर एक आध आइटम हाइलाइट्स में से जो राजस्थान के लिए डायरेक्टली फायदेमंद होगा उसका हाईलाइट करना चाहती हूँ। संकल्प पत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली बॉर्डर एरियाज का वो जो प्रयत्न पिछले 5-6 साल से वाइब्रेंट विलेजेस के नाम से वो आखिरी गांव नहीं पहला गांव है भारत देश का, ऐसे एक नजरिया से बॉर्डर के विलेजेस को डेवलप करना, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, हो सकता है तो उधर कमर्शियल एक्टिविटी ले आना, जैसे राजस्थान में सक्सेसफुल है। रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा प्रयत्न कोस्टल एरिया में, बॉर्डर एरिया में जारी है। सो 900 किलोमीटर्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शंस BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राजस्थान में लास्ट साल में कंप्लीट हो चुका है। सो रोड बनाना और उधर टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी को उपयोग करते हुए ड्रग ट्रैफिकिंग जो नेटवर्क उस इलाके में थे उन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न चल रही है। उसके द्वारा अंदर ड्रग लेके आना ज्यादातर रुकावट में। सो वी आर प्रिवेंटिंग ड्रग्स फ्रॉम कमिंग इन, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान। It is showing a lot of positive results. ऐसे ही बॉर्डर फेंसिंग इफेक्टिव रहे और बॉर्डर फेंसिंग के द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं इलीगल एक्टिविटीज को, उसके ऊपर भी अच्छा ध्यान देने का हमारे संकल्प पत्र में कमिटमेंट है। दूसरा डायरेक्टली जो राजस्थान के लिए बेनिफिशियल होगा, हम रेयर अर्थ और स्ट्रैटेजिक मिनरल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत बड़ा सा घोषणा की है। उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे साउथ वेस्टर्न राजस्थान। साउथ वेस्टर्न राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अच्छा प्रेजेंस है, जैसे कि बासना साइट, ब्रिटोलाइट, सिंकी साइट एंड जेनोटाइम। ऐसे मैं 4-5 उदाहरण के लिए ले रही हूँ, मगर सचमुच रेयर अर्थ साउथ वेस्टर्न राजस्थान में भरपूर है। उसको उपयोग करते हुए राजस्थान के इकोनॉमी के लिए बढ़ावा देना और देश को भी उन मिनरल्स से फायदा उठाने के लिए संकल्प पत्र में बहुत ही क्लियरली घोषणा है। फिर राजस्थान MSME के लिए मशहूर है। संकल्प पत्र में इसका भी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज MSME में ले आने के लिए बहुत पॉइंटेडली बहुत विषय बोला गया है। उसमें एक छोटा सा मगर MSME के लिए बड़ा राहत देने वाले विषय है, मुद्रा लोन के द्वारा MSME को जो क्रेडिट मिलता है उसको एनहांस करते हुए 20 लाख तक
भी हायर एलिमेंट ले आए हैं। फिर एमएसएमई का कंप्लायंस कम करने का भी बहुत हमारे संकल्प पत्र में हमने इंडिकेट किया। उसका 100 डेज सरकार बनाने के 100 डेज के अंदर ही उसके ऊपर अच्छा खासा एक्टिविटी होगा। फिर कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान पानी के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। इरिगेशन कैपेसिटी 25.5 लाख हेक्टेयर्स में अभी इरिगेशन ले आए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा। आने वाले दिन में भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस के द्वारा हर बूंद पानी जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए बिना वेस्टेज उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करेंगे, जिससे एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट राजस्थान में हो और देश भर में भी हो। इसका प्रयत्न चल रही है। संकल्प पत्र में ये भी बोला गया है कि सिर्फ राजस्थान के नहीं, पूरे भारत देश का 70 इयर्स और अबव सीनियर सिटीजन्स जितने भी होंगे, उसमें कैटेगरी के अनुसार नहीं, 70 एंड अबव जो भी हो, एकदम गरीब परिवार या लो इनकम परिवार या मिडिल इनकम परिवार, सभी को आयुष्मान भारत के 5 लाख कवरेज एनुअली मिलेगा क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए। फिर राजस्थान में सनलाइट का एफिशिएंट यूसेज का भी मन में रखते हुए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का घोषणा हुआ है। उसके अनुसार रूफटॉप में सोलर रखना और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, उस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड के कनेक्शन देना, उससे आप कमा भी सकते हैं। सो रूफटॉप के साथ आपके पूरे उपयोग होने के बाद जो बचता है उससे आप कमा भी सकते हैं। सो यू कैन अर्न आउट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, you use it for yourself. So when you use it for yourself, it is for free, and over and above that, whatever you sell to the grid is also going to give you earnings. It will definitely benefit Rajasthan because there is energy self-sufficiency can be achieved here much more than any other part of India because you are fully for 365 days. Bright sun is available here. हर घर नल से जल जीवन मिशन के द्वारा जो प्रोग्राम चल रही है, उसमें और क्लीन टैप वाटर को घर में लेके जाने के लिए जो मिशन हो रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एफिशिएंटली रीच कर उसका भी घोषणा है हमारे घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में। संकल्प पत्र से हट करके मैं एक विषय आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो बहुत दिन से और बहुत सालों से वेट कर रहा था, उसको जनवरी 2024 इस साल में साइनिंग हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, और जल शक्ति मंत्रालय भी उसमें शामिल थे। उससे एक मॉडिफाइड पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के लिंकेज करते हुए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को सेकेंड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, सो रिवर वाटर लिंकेजेस का नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में ये सेकेंड प्रोजेक्ट है। उसका डीपीआर का कार्यक्रम चल रही है, जल्दी से वो मॉडिफाइड बीकेसी ईआरसी की लिंक प्रोग्रेस में है, इसीलिए लागू भी जल्दी से होगा। इसमें एक विषय अभी तो हो रही है, सिग्नेचर भी अभी जनवरी 24 में हो गया है, मगर दुख की बात है कि 2019 से लेकर के 2023 तक 23 तक द इंटीग्रेशन ऑफ ईआरसीपी विद द पीकेसी बहुत चर्चा गोष्ठी हुआ, और एमपी और राजस्थान
दोनों कंसेंसस के लिए बहुत प्रयत्न चला, मगर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर राजस्थान की माननीय गहलोत जी रिलक्टेंट थे, तैयार नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, सामने आने के लिए रेडी नहीं थे। एज अ रिजल्ट मान लीजिए 5 साल का वेस्ट हुआ राजस्थान के। जो जनवरी 24 में हो सकता था वो इससे पहले भी हो सकता था। मध्य प्रदेश रेडी थे आपके साथ डिस्कस करने के लिए। मैं इसको डिलिबरेटली वो स्टॉल करना ऐसे उस रास्ते पर शायद थे, ऐसे मुझे लग रहा है। नहीं तो राजस्थान के पानी के अभाव के कारण कोई भी चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, ऐसे विषय में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, स्टॉल करने के लिए नहीं करेंगे, रुकावट पैदा करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। मगर सीएम माननीय गहलोत जी ने उसमें मैं दुख के साथ एक कहना चाह रही हूँ, रुकावट ही पैदा किया, उसमें आगे नहीं बढ़ा दी। इसके कारण जॉइंटली वो चंबल बेसिन का पूरे डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी निकल गई। सिर्फ कैनॉल का पानी पहुंच गए वो विषय नहीं, उस पूरे इलाका मैं मानती हूँ 13 डिस्ट्रिक्ट्स 2 लाख हेक्टेयर तक इसके कारण पानी पहुंचेगा। और वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स जयपुर, अजमेर, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, इतने डिस्ट्रिक्ट्स को उसका सीधा फायदा आ रही है। और उस पूरे इकोसिस्टम को अभी डेवलप करने के लिए इतना पॉसिबिलिटी इमर्ज हो रही है, इसका 3 करोड़ राजस्थानियों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ये अगर पहले से होता, अभी ही उसका फायदा हमारे हाथ में मिलने का संभावना थी, उसका खो बैठे हैं राजस्थान। 90% इस प्रोजेक्ट का 90% खर्च केंद्र सरकार देगी। स्टेट विल बी प्रोवाइडेड विद 90% ऑफ द टोटल एक्सपेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। वो नया MOU जो साइन हुआ उसके कारण ये संभावना है। भारत सरकार के रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में ये शामिल हो गया है। इसके अलावा ऑफ कोर्स पुरानी सरकार के ऊपर बहुत सारे हैं, इसीलिए करप्शन के घोटाला, उनके कुशासन के कारण राजस्थान में जो विषय गड़बड़ में आया। और एक विषय में पूरा ध्यान दिलाने के लिए कोशिश कर रही हूँ राजस्थान की मीडिया के द्वारा, सिर्फ चुनाव के लिए कुछ वायदा देना, जनता को गुमराह करना, वोट लेना और उसके बाद भूल जाना, ये कांग्रेस पार्टी माहिर है इस विषय में। ये एक सचमुच उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। राजस्थान के सरकार, कांग्रेस की सरकार जब इधर थे, गलत और ये विषय जो वो नहीं संभव है, वो ना मुमकिन, ऐसे एक वायदा दिया और इम्प्लीमेंट करने का कोशिश भी की। जब उनके पार्टी की वरिष्ठ लोग ही बोले कि ये ना करो, हम न्यू पेंशन स्कीम को छोड़ देते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे, और ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू हो गया। इनको कॉपी करते हुए कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी वही वायदा दिया और चुनाव वो भी जीत लिया। और इधर इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद माननीय चीफ मिनिस्टर गहलोत जी बोलते हैं कि जो पैसा न्यू पेंशन स्कीम के द्वारा केंद्र पूर्व में गया उसको वापस करो। सरकार को वापस कभी नहीं होता, उसी समय मैंने बयान भी दिया, वो पैसा पूरे वर्कर का पैसा है, वो पैसा हर एक वर्कर को जाएगा, ना कि सरकार को। पहला NPS से OPS शिफ्ट करने का
डिसीजन इतना जल्दबाजी में ले लिया। ठीक है, उसको मैं क्यों अभी जिक्र कर रहा हूँ, इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मैं संकल्प पत्र बीजेपी के ऊपर बात कर रहा हूँ, मगर कांग्रेस पार्टी उनके मैनिफेस्टो रिलीज किया। आप ही के कोलीग एक दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जब उनके मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, उनसे पूछा कि भाई साहब मगर एनपीएस ओपीएस डिबेट का विषय आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? उस समय कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री जवाब दिया कि नहीं, केंद्र सरकार ने फिनांस सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया, वो उनका रिपोर्ट आने दीजिए, हम इसमें अभी बात करना प्रीमेच्योर होगा। अगर वो प्रीमेच्योर आप मानते हैं, क्यों उनके सरकार राजस्थान में गहलोत जी की सरकार जो थे उनको सुझाव नहीं दिया कि गलत है, आप ऐसे नहीं करो, प्रॉमिस कर दो, जनता को गुमराह करो, वोट कमाओ, सत्ता पे बैठ जाओ। ये है कांग्रेस की तरीका, जनता से बात करना और उनका विषय में उठाना, और विषय उठाने के बाद सत्ता में बैठना, फिर भूल जाना। ये कांग्रेस की रवैया है, हमारा नहीं। रिसोर्ट और फार्म हाउस से जो चला कांग्रेस का, उनका तो जनता वापस भेज दी। मेरा हिंदी कमजोर है, मगर मैं तब बहुत सुना, गहलोत मत लौट, ऐसे कुछ नारा था ना, वापस ना आओ गहलोत जी, ऐसे राजस्थानी में गहलोत मत लौट चला, इसलिए वो सरकार निकल गई। उस यादगार में मीडिया के द्वारा राजस्थान में जितने भी वोटर हैं उनसे हाथ जोड़ करके बोलती हूँ, वो बोलना नहीं। जनता को गुमराह करने वाले सरकार, कांग्रेस की सरकार को और उनका करप्शन को, उनके फार्म से चलाने वाले तरीका को और उनका अंदरूनी गड़बड़ पार्टी का सुशासन को रोकने का, ये सब भूलना नहीं है। मोदी जी दोबारा आना है, इस देश की भलाई के लिए काम करना है और इस देश को 2047 के अंदर एक विकसित देश के नाते हम सब हमारे प्रयत्न से, सबका प्रयास से बनाना है। इसीलिए मैं आज आपके सामने इस विषय को संक्षिप्त में रख रही हूँ। उस प्रश्न उत्तरी होगा उसमें। ये आप बोल रहे हैं कि किसी विपक्ष पार्टी के प्रश्न आप सामने रख रहे हैं, मैं सिर्फ समझने के लिए, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। गलत नहीं है, मैं पूछने में गलत नहीं है, आप जवाब देने में भी ना गलत नहीं है। मैं उसके बाद मैं भी जवाब दूंगी, मैं समझने के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं, मैं जरूर जवाब दे रही हूँ, उनको भी दे रही हूँ, आपको भी दे रही हूँ। देखिए, 2014 से लेकर आज तक 10 साल में 1 या 2 महीना छोड़ करके कभी भी महंगाई, वो टॉलरेंस बैंड जो बोलते हैं 6%, उसके नीचे ही था। मैं जानबूझ करके 2004 से लेकर 14 तक का 10 साल याद दिलाना चाहती हूँ। 22 महीना डबल डिजिट में था इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, सिर्फ खाने के पदार्थ के महंगाई 12% के इर्द गिर्द ही घूम रहा था उस समय। अभी पिछले महीने का नंबर देख लीजिए, 4% से कम है रिटेल।
ये सब इसके बावजूद भी हमारा मेहनत, दाल को इंपोर्ट करो, समय पर इंपोर्ट करो। प्याज अगर शॉर्टेज है, हमारी फसल खराब हो गए हैं बारिश के वजह से, फिर प्याज को नेपाल से इंपोर्ट करो, कहीं और से इंपोर्ट करो, और मदर डेयरी की दुकान से या ट्रकों को रेसिडेंशियल कॉलोनी में लेकर के जा करके उधर आलू, प्याज, टमाटर को जनता को सेल करो। और भारत ब्रांड के एक आटा, दाल, ये सब एकदम रीजनेबल प्राइस में भारत के ब्रांड में ही आज सेल कर रहे हैं। पिछले जनवरी से उसका डिटेल मैंने बजट के समय, वोट ऑन अकाउंट बजट के समय में भी घोषणा की, कितना ऑफ टेक हुआ उसमें, मतलब जनता आकर के कितना खरीद कर ले गए। सो महंगाई के विषय में मोदी जी कभी भी चुप न बैठते, पूछते हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आप क्या कर रहे हो, इसमें देखो रिपोर्ट आ रहा, उसमें देखो रिपोर्ट आ रहा। लगातार आम जनता के ताने में जो चीज जाना है उसका महंगाई कंट्रोल करने के लिए हम लगातार प्रयत्न करते हैं। एडिबल ऑयल, खाने वाले तेल इंपोर्ट करके, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करके महंगाई कम करने के लिए एडिबल ऑयल का इंपोर्ट भी समय समय पर करते आना। इसीलिए महंगाई के ऊपर हमारा रिकॉर्ड स्पष्ट है, और भी कम करने का हम कोशिश भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि कर दिया भाई हो गया। सो उसमें मैं आपके सामने ये जवाब देना चाहती हूँ। मैम, एक सवाल है मेरा, इस तरफ मैम, इस तरफ ये मैम, मेरा सवाल है कि विपक्ष के साथ साथ कई अर्थशास्त्री इंक्लूडिंग आपके हस्बैंड ने भी सवाल उठाया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो एक बड़ा घोटाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देश में अगर मोदी सरकार बनती है तो फिर से कभी चुनाव नहीं होंगे। इसको आप किस तरह से बताएं? मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय बहुत सारे प्रश्न मीडिया से जो आया उसके लिए मैं जवाब दी हूँ, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कल एक इंटरव्यू में इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय बोल दिया। मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय में स्पष्टता से मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि पहले जो सिस्टम था, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो हमने ले आए, उससे पहले का जमाने में कोई कुछ फ्रेमवर्क नहीं था। आप बोरी भर करके कैश ले आकर के दो पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में, या सूटकेस में लेके जाओ, या सोना दो या फ्लैट दो, कोई कुछ कंट्रोल नहीं था। पार्लियामेंट में चर्चा गोष्ठी करने के बाद एक ये रास्ता निकाला, माननीय अरुण जेटली जी इसके ऊपर विस्तार से पार्लियामेंट में भी बात की कि कम से कम जो बॉन्ड लेता है, मतलब पैसा डोनेशन के नाते देना है, वो बॉन्ड उठाते हैं, वो पैसा बैंक के अकाउंट के द्वारा वो कर रहा है, डोनेशन करने वाले। और जो पॉलिटिकल पार्टी उससे फायदा उठाते हैं, जिनके लिए वो बॉन्ड दिया जाता है, हर पार्टी उसमें से दिया है, सो उनके अकाउंट में पैसा जाता है, ये बॉन्ड वाला पैसा। सो अकाउंट से अकाउंट पैसा जाना, ये पूरा कानूनन पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये सिस्टम आया है। परफेक्ट सिस्टम है कि नहीं वो अलग बात है, मगर पहले जो सिस्टम था उससे बेहतर सिस्टम है, क्योंकि मनी दिखाई देगा अकाउंट में दोनों तरफ। ये परफेक्ट करना और बेहतर करना वो सब अलग विषय है, मगर जो सिस्टम है कम से कम बैंक अकाउंट के, उससे पहले बोरे बन के लेके जाओ, किसी को पता नहीं चला कौन देता, कितना देता है, वो सच मनी है कि ड्रग सेल करने के बाद पैसा है, वो कोई किसी का समझ में नहीं आता करके। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट इसको हटा दिया, मगर इससे अभी कुछ बड़ा स्कैम है वगैरह है, वो बात है। ये पॉलिटिकल ट्विस्ट करने के लिए जो भी बोल सकते हैं, मगर हर पार्टी ने इसका फायदा उठाया, कानून ने उठाया। मैं गलत नहीं बोल रही, पास किया कानून, सब उठाया। अभी जब सुप्रीम कोर्ट इसको निकाल दिया, खारिज कर दिया,
नहीं, सिर्फ बीजेपी गलत है। अरे भैया, स्टेट में जो पार्टीज हैं उनको पॉलिटिकली उनका खर्च के लिए 100 रुपया टोटली लिए, तो 90 रुपया उस 100 में से बॉन्ड के द्वारा आया। हर पार्टी इसका उपयोग किए, रीजनल पार्टी तो खूब उठाए उसका फायदा। सो अभी कौन किसका गलत बोल रहा है? कानूनन जो था उस समय उसको सब उपयोग किए। इसको स्कैम बोलने वाले प्लीज सोच लेना। Ma'am, to your front. Yeah, ma'am, Congress has released this manifesto and they have said they have promised to distribute a lot of amount. If you talk about women, they have said that 1 lakh per women and 1 lakh to undergraduates and MSP guarantee. So there's a lot of money involved which is going out, which is there in their manifesto. Do you think that it would affect the fiscal growth that your party claims to achieve in the last 10 years? 2-3 things there. Like the example I took of NPS, OPS in Rajasthan. I want vote, I want to remain in power, I'll bring in something. Can I implement it or not is not my bother. वही था ना राजस्थान में, NPS, OPS में वही था। निर्णय जल्दबाजी में ले लिया, उसके ऊपर इतना बड़ा सा बयान भी दिया। हिमाचल प्रदेश उससे, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में उससे प्रभावित होकर के वो चुनाव में गया। ये जल्दबाजी से घोषणा चुनाव के नजरिया से करना कांग्रेस का स्टैम्प है। दूसरा उदाहरण लीजिए, जिस स्टेट में से मैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हूं, कर्नाटका। कांग्रेस पार्टी ने इतने सारे प्रॉमिस किए, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉमिस करने के समय ही हम सब, बहुत सारे लोग बोले कम से कम 60,000 करोड़ खर्च होगा। बैक ऑफ द एनवेलप तब की तब कैलकुलेट करके हम सब ने बयान दिया, ये इम्पॉसिबल है भैया, आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? आज क्या है कर्नाटका में इम्प्लीमेंट? कांग्रेस सरकार, इसीलिए कर्नाटका का उदाहरण लेंगे। उधर इम्प्लीमेंट कर दिखाने के लिए वो दम घुट जा रहे हैं, मैंने दम निकल जा रहे, बस they are not able to even breathe. और केंद्र सरकार को अभी हाथ दिखा करके बोल रहे हैं आप पैसा नहीं दे रहे हो, हम इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे। अरे भैया, केंद्र सरकार को भरोसा में लेकर के प्रॉमिस दिया चुनाव में, नहीं ना? अभी तो चुनाव में दिए, प्रॉमिस करो। और उनके डिप्टी सीएम बोलते हैं कि अगर मैं इसको पैसा दूं तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए मेरे पास एक भी पैसा बचेगा नहीं, मैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए पैसा दे नहीं सकता। 48,000 करोड़ मैंने दे दिया, ये डिप्टी सीएम का जुलाई में बयान है। फिर सीएम के एडवाइजर बोलते हैं 2 महीने के बाद, नहीं 48,000 नहीं, इसके 58,000 करोड़ होगा, ये हम करना संभव। सो बयान दिया, वचन दिया, जनता को गुमराह किया और सत्ता पे आ गए। अभी बोल रही हूँ मोदी जी पैसा दो। यही है कांग्रेस का। आपके सामने जो एग्जाम्पल है, सचमुच एग्जाम्पल है, वो है राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक। अभी ये सब होने के बाद उनके मैनिफेस्टो में अभी लोकसभा के लिए प्रॉमिस दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना होमवर्क किए होंगे, उसके ऊपर कितना भरोसा रखना है, ये तो स्पष्ट है। भरोसा रखो, डूब जाओ। मैडम 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 नहीं, एक मिनट, जब हम सब्सिडी के साथ गैस सिलेंडर दे रहे हैं लोगों को, वो गरीब को गया, अमीर को गया। जब हम शौचालय बनाते हैं, वो किसको गया? पूरे मुफ्त में गरीब के लिए अनाज देते हैं, वो किसको गया? और मुद्रा लोन
कोलैटरल पीएम साहब कुछ बोल रहे हैं, मैं कोलैटरल दे रही हूं, उनका लोन दो, एमएसएमई को लोन दो। ये किसको जा रहा है, बड़ा का छोटा का? और मकान बन रहे पीएम आवास योजना के तहत रूरल में, ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में। एक मिनट नहीं, एक मिनट मैडम, वो उनके जवाब दे देती हूँ, आप फिर जितना पूछना है पूछो, ठीक है? सो आवास योजना जा रहा है, ग्रामीण और जल, नल से जल जा रहा है, किसको जा रहा है? सो ठीक से हम अगर ये स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना, सड़क में रेडी पटरी में बिकने वाली चीज रख के और उसको लोकल म्युनिसिपैलिटी और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आइडेंटिफाई करे, हाँ भाई साहब ये लोग इधर सेल कर रहे हैं, इनको दो, उनको लोन कर। ये सब कौन है भाई? बड़े इंडस्ट्री है क्या? मैडम आपके विषय, हाँ बैठे बैठे बैठ कर ठीक है, आपके पत्र में इसके ऊपर सब लिखा है, रिपोर्टिंग की। एक मिनट मैडम, बहुत विषय बोल रहे हैं आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक मिनट, पहले चीज के लिए जवाब देती हूँ, दूसरी चीज बात है। एक विषय, पीएम आवास योजना जहां भी हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किए हुए लोग को जाता है, ठीक है जी? सो अगर आपके सुझाव, आपकी पत्रिका में आपने ये सब लिखा है, ब्यूटीफुल, ठीक है जी? सो इसमें अगर जांच होना है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ऐसे घपला कुछ जगह करना है, उसके लिए प्रोत्साहन देते नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं भी सुनी हूँ और उस विषय को मैं भी उठाती हूँ। मैडम आपके राइट हो गया जी, इसमें आप मैडम इसमें आई एम कमिंग, you don't want me to answer, and that too when she's talking about corruption, all right? So आप विषय बोल दिया, मैं जरूर उसके ऊपर डिटेल्स ले लेती हूँ, करेंगे। मैडम चुनाव का प्रचार चल रहा है, आपका जो प्रमुख विपक्ष है वो हर जगह एक बात बार बार दोहरा रहा है, और ग्रामीण इलाकों में खास तौर से वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए चाहती है कि संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा। अगर भाजपा 400 सीटें लेके आती है तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और जो माइनॉरिटीज़ हैं देश के अंदर उनके लिए देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैडम इस प्रचार जो ये किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं पहले एक विषय बोलना चाहती हूँ, ये विपक्ष ऐसे बातें करने में CAA के ऊपर उनके हर बयान निकाल करके देख लीजिए। भारत में रहने वाले माइनॉरिटी का देश से हटाया जाएगा, ऐसे बयान दिए कि नहीं दिए? मगर CAA में क्या विषय है भाई? भारत के नागरिक को उससे ताल्लुक ही नहीं है। जो विदेश से आते हैं वो भी रिलीजियस परसिक्यूशन होने के बाद जो आते हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। इसमें भारत में नागरिक ऑलरेडी जो भी हो उसको कोई संबंध ही नहीं। सो यही जो विपक्ष अपने बात कर रहे हैं वो विपक्ष ये बयान भी दिया है, उसको उल्टा उनसे भैया आपने CAA कानून पढ़ा है क्या, उसमें ये प्रावधान है क्या, पूछने वाले कोई नहीं है।
मैं संकोच से कह रही हूं, कोई पूछते नहीं है मुझसे, मगर इसको उठा करके विपक्ष ये बोल रहा है कि पूछने वाले आप कम से कम जो विषय मैंने आपके सामने रखे ये है कि वो उसका जवाब उनसे ले आइए, फिर मैं आपके इस जवाब को जवाब देता हूँ। चलो धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। बस धन्यवाद मित्रों, आप सभी बात के लिए आमंत्रित हैं। Now, after BJP came to power, they didn't discontinue the old pension scheme. So I needed clarities what is the future of old pension scheme in Rajasthan, because there is confusion among employees about its whether this government will continue it or not. And second thing is you talked about ERCB, the Chief Minister for having delayed it for so many years. I want to ask the Chief Minister, when he was the Chief Minister, he blamed the sector for delaying it for five years. But hasn't we signed it? Yes, you signed it. Yeah. So action follows what we speak. So if you can 5 years go on doing without action, our government has shown action. So I wanted to clarify please what is. So you finished asking the question? You finished? Because over 1,000 people have retired and they are already getting benefits of these. You are constantly pitching a problem which the Congress did for you. For you meaning for the people of Rajasthan. And I'm purposely highlighting how irresponsible they were to take a call when they knew they couldn't implement it. And even worse, they were greedy to get that money which was sent in the name of NPS contribution to the central pool. That doesn't go into the consolidated fund of India. That goes to a central pool which holds the money. And for them to even further ask, send that money back to the government here in Rajasthan, shows that they were brazenly political, as though they did not understand that workers' contribution money goes to the central pool that is not government. They were vital questions of how improper that announcement was and how improper the implementation was. He's not interested in my answer. Oh, media brother, I want to say this. He is not interested in my answer. He is purposely going on questioning and arguing with me. I did not implement OPS, NPS, Congress did. And I request this Patrakar from wherever he is, हाथ जोड़ करके ये सब प्रश्न का जवाब कांग्रेस देना है, ना कि बीजेपी. All right. With that said, I will complete my answer to you. Ma'am, please sit down. Please sit down, ma'am. Please sit down, ma'am. So, the people who implemented it left 1,000 people hanging in suspense, who may have retired. Congress party should answer their questions. Nothing to do with BJP. So what is the BJP government doing? I am amazed at the way in which you are asking a question. Are you interested in me finishing the answer, sir? Are you interested in me finishing the answer, which is an answer to your question? Please. So those people who have been left hanging fire, the responsibility should be taken by the Congress party. They should answer. They should tell how they played with the lives of people who have done their service for 30, 40 years in the government. I would honestly request that the same question with the same spirit and the same persuasion with which you followed to ask us this question, to ask the Congress party. Thank you. Thank you.
Thank you.